Good morning to all of you. Welcome to Miracle Education Platform. Myself Vaishnavi. I am your nursing tutor in online classes also and offline classes also. साइकोलॉजी आप बहुत पहले बहुत नॉर्मल लाइफ में भी साइकोलॉजी सुनते हैं, है ना। साइकोलॉजी है क्या, कहाँ से वर्ड आया, कब आया, ठीक है, तो ये किसने डिराइव किया, ये सब आगे हम लोग देखते हैं। बट साइकोलॉजी से लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? तो साइकोलॉजी एक ऐसा वर्ड है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ऐसा ये सोचते हैं कि जो पर्सन या जो पेशेंट जो नॉर्मल लाइफ के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं खुद, ठीक है, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि जो पेशेंट दिमागी हालत से कमज़ोर है वैसे ही पेशेंट्स के लिए हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। बट क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी हम वैसे लोग के लिए भी पढ़ते हैं जो कि इलनेस से ग्रसित ना हो, मतलब जो भी बीमारी से ग्रसित ना हो उनके लिए भी पढ़ते हैं, जो क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। साइकोलॉजी एक ऐसा है सब्जेक्ट जो कि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में या बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाई करते हैं। लाइक MBBS स्टूडेंट्स को नीड है, फार्मेसी, मतलब जितने नर्सिंग, ठीक है, इवन अगर हम सब्जेक्ट्स को एक साइड रख देते हैं, है ना, सब्जेक्ट्स या स्टडी पर्पस को एक साइड रख देते हैं, तो साइकोलॉजी जो है हमारा वो पूरे डेली लाइफ या पूरे लाइफ स्पैन को क्या करता है, डिनोट करता है, हमारे लाइफ स्पैन में क्या करता है, यूज़ आता है। तो साइकोलॉजी सिर्फ हम पढ़ाई स्टडी पर्पस के लिए नहीं करते हैं, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है या मेथड्स है वो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि एक शॉर्ट देखते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। तो साइकोलॉजी, सॉरी, ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं साइकोलॉजी किस दो वर्ड से मिलके बना है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि साइकोलॉजी, ठीक है, हम लोग जब भी प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं तो साइकोलॉजी एक साइड नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी का एक दो वर्ड मीनिंग दिख रहा है हमको, तो क्या करते हैं हम लोग, साइको और लॉजी, ठीक है। साइको का मतलब हो गया और लॉजी का क्या मतलब है, अब ये देखो, तो साइको को हम लोग एक साइकी वर्ड है वहां से इसको निकाले, और लॉजी है जो लॉगस, ठीक है, ठीक है। अब साइकी और लॉगस जो है ये दो वर्ड क्या थे, ग्रीक वर्ड थे, है ना, ये ग्रीक वर्ड थे, ग्रीक वर्ड मिलके बना और इसको हम लोग एक वर्ड दिए साइकोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी जब दिए, अब साइकी का मतलब क्या है एंड लॉगस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो साइकी क्या हो गया हमारा, सोल, और लॉगस का मतलब क्या हो गया हमारा, स्टडी ऑफ, क्या हो गया ये हमारा, स्टडी ऑफ। तो एक सेंटेंस में हम लोग इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल। अब स्टडी ऑफ सोल तो आप कह दिए, है ना, बट अब अगर हम एक मॉडर्न वे में इसको हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक study of human behavior and mental process। तो ये कह रहे हैं क्या कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये साइंटिफिक क्यों कहा गया, इसमें ह्यूमन बिहेवियर क्यों कहा गया, ये मेंटल प्रोसेस कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो पहला एक वर्ड आ रहा है हमको
को मिल रहा है साइंटिफिक, है ना। साइंटिफिक क्या कह रहा है कि ये साइंटिफिक क्यों है, साइंस से रिलेटेड क्यों है, तो साइंटिफिक इस वजह से है क्योंकि साइकोलॉजी जो है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन के बिना हम कभी पेशेंट्स को या किसी भी पर्सन को जजमेंट नहीं दे सकते हैं। इसमें एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। तो ये जब चीज़ें हम कर रहे हैं, सब चीज़ों के वजह, ये इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ लेके चल रहे हैं और इसके वजह से, इसके हेल्प से हम साइकोलॉजी, किसी भी पेशेंट में साइकोलॉजी जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे चीज़ को हम साइंटिफिक, इसीलिए इसमें साइंटिफिक वर्ड हम लोग ऐड किए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसे आया, तो जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि साइकोलॉजी जो है वो हम ह्यूमन बिहेवियर्स को मद्देनज़र रख के ही उनको जजमेंट दे सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिकली उनको किसी भी पेशेंट्स को डील कर रहे हो तो उनको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उनके ऊपर। तो वो कब, किन के ऊपर करोगे आप, ऑब्वियसली ह्यूमन के ऊपर करोगे। तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसके ऊपर कर रहे हो। तो ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि किसी भी इंसान के एक्शन या एक्टिविटी, या जैसे बोलते हैं ना कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशंस आया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है ना। रिएक्ट वर्ड जानते हैं आप लोग, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गुस्सा करता है, तो ऐसा रिएक्शन क्यों दिखा रहा है, किसी भी सिचुएशन में वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बिहेवियर को हम लोग इस तरीके से देख लिए। सेकेंड आपका है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि लाइक हमारा जो माइंड, इंसान का जो माइंड है, माइंड के अंदर की चीज़ें क्या क्या चलती है, लाइक थिंकिंग, इमोशंस, मेमोरी या डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेंटल प्रोसेस यहाँ हम लोग इसलिए बोले कि हर इंसान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है ना। कोई भी काम करने जाने से पहले कुछ सोचते हैं, कुछ काम करते हैं तो उस काम को याद रखते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करते हैं, कुछ इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये किसके बेसिस पे आप लेते हो, अपने मेंटल प्रोसेस के बेसिस पे करते हो। और जब भी ये काम, ये एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, इट मीन्स आप अपने साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन क्या क्या है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी। कोई भी अगर स्टडी हो रही है, कोई भी अगर कोई चीज़ की रिसर्च चलती है, तो एक टाइम टू टाइम क्या, अगर कुछ चीज़ नया चीज़ मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे, ऐसा नहीं है कि जो पहले चीज़ें थी उसको छोड़ दिया जाता है, बट आगे क्या क्या चीज़ आई, नई क्या क्या आई, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वैसे कंडीशंस को हम लोग इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या हो रहा है कि स्टडी ऑफ सोल, है ना। पहले के जो साइंटिस्ट थे वो क्या कह रहे थे कि ये एक स्टडी ऑफ सोल है ना। तो स्टडी ऑफ सोल है, तो दूसरे जब स्टडी किया गया, बहुत सारा रिसर्च किया गया, तो उनके बाद उन्होंने कहा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो सोल है, हम सोल के बेसिस पे कोई भी ऑब्जर्वेशन या जजमेंट किसी पेशेंट को, या किसी पेशेंट को उस बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते या ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा माइंड है, उस माइंड से रिलेटेड चीज़ें हम अगर पेशेंट से डील करते हैं तो पेशेंट कम से कम उस चीज़ों के बारे में बताता है। बट किसी पेशेंट्स की आप आत्मा या फिर जो उनके सोल है, जो इंटरनल फीलिंग्स है, उसको आप जल्दी ट्रीटमेंट या ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉपरली हम इसको डिफाइन इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सेकंड निकाला गया कि स्टडी ऑफ माइंड। थर्ड में बोला गया कि ये एक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ ये हुआ
जो वैसे लोग जो कॉन्शियस, लाइक एक पेशेंट कौन होते हैं, अनकॉन्शियस और एक कॉन्शियस, ये दो चीज़ तो आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो अपने होशो हवास में आते हैं, उनको ऐसे नॉर्मल कोई बीमारी होती है तो अनकॉन्शियस वैसे पेशेंट्स को कहते हैं जिनको हम लोग, जो लोग होश हवास में नहीं रहते, ठीक है। तो ये ऐसे स्टडी है कि लाइक जो पेशेंट्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में, होश के साथ कुछ चीज़ें अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस चीज़ को अगर आपको बता रहे हैं तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे एंड आफ्टर डैट उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे। बट यहाँ पे बताना पड़ रहा है ना, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को बताना पड़ रहा है एंड आफ्टर डैट ट्रीटमेंट हो रही है। बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि अनकॉन्शियस भी होते हैं, तो अनकॉन्शियस के बेसिस पे आप पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट कैसे दोगे, तो उन सबको लास्ट में मिला के कहा गया कि ये अभी यही चल रहा है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड द लास्ट वन इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। कि इतने सब रिसर्च के बाद एक लास्ट रिसर्च जो हुआ वो सबसे बेनिफिशियल रहा, जिसमें हम लोग बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। किसी भी पर्सन का हम राह चलते भी हम उन किसी भी लोग का क्या कर सकते हैं, बिहेवियर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब क्लासेस में भी आप लोग रहते हो तो देखते हो कि इर्द गिर्द एक ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि एक बच्चे का जैसा बिहेवियर है वैसे ही बाकी बच्चे का भी रहेगा, नहीं, सारे बच्चे का क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर्स रहता है। तो कौन किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करता है, कैसा अपना ओपिनियन देता है, तो वो बिहेवियर जब देखा जाता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तो उसके बेसिस पे भी डॉक्टर्स क्या कर पाते हैं, अब ज़्यादातर तुरंत उनको एनालिसिस कर पाते हैं, आफ्टर दैट उनको ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक देख लिए कि इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या था, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड द लास्ट वन जो कि अभी तक चलता आ रहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिहेवियर क्या कहता है कि एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, एनी is activity and behavior is a collective name for these activities। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको मैंने यहाँ लिखवाए हैं, ये एक्टिविटीज़ के मैं बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो पहले आप ये देख लो कि मीनिंग ऑफ बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का तो आप लोग मतलब जान रहे हो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज से कैसे कोई चीज़ को आप मतलब बताते हो, तो वो सब क्या हमारा बिहेवियर है। कैसे आप कोई चीज़ सोचते हो और उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, वो चीज़ आपका क्या है, बिहेवियर है। ठीक है, तो बिहेवियर क्या कह रहा है कि एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। क्या है, जो भी आप सोचते हो अपने दिमाग में ऐसा क्या, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सब क्या है, एक एक्टिविटी है। ठीक है, या फिर आप जो भी सोच के करते हो वो क्या है, एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी वो हो गया। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर वैसे जितने एक्टिविटीज़ आपकी है वो सब एकजुट कर दिया जाए, कलेक्टिव नहीं, एक साथ अगर जोड़ दिया जाए वैसे एक्टिविटीज़ को हम, तो वैसे वो सारे एक्टिविटीज़ को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे है कि
कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स थे या फिर वैसे कौन कौन से एक्टिविटीज है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 एक्टिविटीज। जो पहला है कि मोटर और कोनेटिव एक्टिविटीज, सेकंड वन इज कॉग्निटिव एक्टिविटीज और थर्ड वन इज अफेक्टिव एक्टिविटीज, राइट। तो पहला हम देखते हैं कि मोटर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है। मोटर एक्टिविटीज में हम देखते हैं रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग एंड एक्सेट्रा। वैसे एक्टिविटीज जिसमें आपका पूरा होल बॉडी जो है इन्वॉल्व होता है, ओके। वैसे एक्टिविटीज जिसमें आपका पूरा क्या हो रहा है, होल बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि आप रनिंग करोगे तो रनिंग में आप क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो कंटिन्यूअसली। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है, बट एक परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक आपका किस में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है। तो हमारा इस एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा हमारा पूरा बॉडी यूज़ हो रहा है, हेड टू टो। जैसे रनिंग हो गया तो उसमें पूरे हमारे पूरे शरीर का हर एक अंग क्या करता है, काम करता है। स्विमिंग में, वॉकिंग में और डांसिंग में, कभी भी आप नाचते हो, थिरकते हो तो क्या होता है, आपका पूरा बॉडी वर्क करता है। तो वैसे ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो अपने बिहेवियर में क्या कर रहे हो, ला रहे हो। तो सेकेंड है आपका कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आपका वैसे एक्टिविटीज जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, जिसमें आपका पूरा माइंड इन्वॉल्व होता है, लाइक थिंकिंग, थिंकिंग हो गया आपका, रीजनिंग, इमेजिनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। ठीक है, क्या होता है जिसमें आपका पूरा माइंड वर्क कर रहा है या माइंड इन्वॉल्व है। ठीक है, आपका माइंड क्या है, इसमें पूरा इन्वॉल्व है। तो जैसे थिंकिंग, कुछ भी आप सोच रहे हो, ठीक है, आप कुछ क्या करते हो, सोचते हो कुछ चीज़ें, क्या आप तो उसमें क्या हो रहा है, आपका माइंड यूज हो रहा है। आपका सोचने के तरीके, जो आप सोच रहे हो कुछ भी चीज़ें, वो आपके बिहेवियर में शो हो रहा है। रीजनिंग आप लोग सभी बनाए हो, मैथ्स वैथ्स बनाते हो, उसमें रीजनिंग वगैरह भी कुछ आता है क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करते हो, आप दिमाग लगाते हो कि कैसे सॉल्व होगा चीज़ें। उसी तरीके से इमेजिनिंग, कुछ भी कैसे सब लोग ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, वो सोचते हैं, इमेजिनिंग करना शुरू करते हैं कि ऐसे होगा, लाइफ में ऐसे करेंगे, ये करियर चूज़ किया तो इसमें ये करना है, आगे ये होने वाला है। फ्यूचर्स हम लोग पहले से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें भी हमारा कौन वर्क करता है, माइंड वर्क करता है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास हमको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर नॉर्मल लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसमें हम दिमाग लगाते हैं कैसे किसी सामने वाले से डील करें। अगर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एंग्री है, तो अगर सही इंसान हो जो इगोइस्टिक ना हो, तो वैसे लोग क्या करते हैं, उस लड़ाई में वापस से लड़ने नहीं जाके दिमाग लगा के शांत होकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव एक्टिविटी। क्या है आपका अफेक्टिव एक्टिविटी। अफेक्टिव एक्टिविटी क्या कहता है कि वैसे एक्टिविटीज जिसमें आपका इमोशंस शो हो रहा हो, है ना, हैप्पीनेस, सैड, एंग्री, जिसमें आपके इमोशंस क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। इमोशंस आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इमोशंस, अगर आपको घर पे डांट पड़ती है ना, घर पे डांट पड़ रही है, क्लास में डांट पड़ रही है, तो क्या आप करते हो, आप
सैड हो जाते हो, आइदर कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर भाई बहन है ना, एक को डांट पड़ रही है और एक को डांट नहीं पड़ रही है, तो दूसरे वाले को क्या होगा? हैप्पीनेस। तो यही चीज़ है कि हम लोग अपने बिहेवियर के थ्रू बहुत चीज़ें क्या करते हैं, शो करते हैं। कंडीशन बेसिस पे हम अपने एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं एज अ बिहेवियर। लाइक अगर कोई डांट खा रहा है और हमें खुशी हो रही है, तो वहाँ पे ये सब सारे लोग के डांट में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम घर पे हैं अगर, ठीक है, तो घर पे भाई बहन होते हैं, भाई बहन में क्या है हमारा कि लड़ाई हो रहा है, एक को मार पड़ी तो दूसरे लोग जो है, दूसरे भाई बहन जो है वो खुश हो रहे हैं। तो वैसे खुशी अगर हो रही है तो वो उनके बिहेवियर में शो हो रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? क्राइंग कर रहा है, रो रहा है ना। तो ये सब क्या हो रहा है? अपने बिहेवियर में ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो अब हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री कहाँ से आया था, ठीक है। अभी तक तो चलो साइकोलॉजी क्या है, क्या कैसे आया, उसमें कैसा क्या यूजेस है, ठीक है, ये सब तो देख लिए। बट अब हिस्ट्री इसका क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है ये देख लीजिए आप, इन 1879 the first psychologist, okay sorry, psychological laboratory was established at the University of लिप्जिग, ठीक है। ये लिप्जिग जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे था? तो ये एक जर्मनी जगह, आप सुने हो, ये कंट्री है, उस जर्मनी कंट्री में एक ये यूनिवर्सिटी है लिप्जिग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग बाय द जर्मन फिलोसोफर and psychologist William Wundt, ठीक है। इनके 1832 से 1920, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो इसका हिस्ट्री है और ये कहाँ से आया, इसके बारे में देखते हैं। तो ये 1879 में आया गया, इसको लाया गया। इसका फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लैब है, आप लोग लैब जानते हो, बहुत लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स लैब यूज़ करते हैं, इवन बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स के जितने भी कोर्सेज हैं सभी में लैब यूज़ होता है। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी लैब यूज़ किया गया, और ये जो लैब है ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में स्टैब्लिश किया गया। कब किया गया? तो 1879 में किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंट के द्वारा किया गया, ठीक है। विलियम वुंट का जो डेट ऑफ बर्थ एंड जो डेट ऑफ डेथ है वो है 18 ईयर ऑफ डेथ, तो 1832 में इनकी जन्म हुई और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बारे में इतना क्यों बताया गया कि इनकी जन्म कब हुई और इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों मैंने आपको लिखवाया।
was the first to measure human behavior accurately. And is known as the father of psychology. ये आपके एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या किए थे, एक्यूरेटली मेजर किए थे, उसके बारे में एक्यूरेटली जाने थे कि ह्यूमन बिहेवियर है क्या, ह्यूमन बिहेवियर कैसे नोटिस किया जाता है, कैसे जो पहले व्यक्ति थे जो किसी के बिहेवियर्स को क्या किए थे, नोटिस किए थे। तो इनको एक टैग दिया गया जो द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम मे बी नॉट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन एक मॉडर्न डेफिनेशन एक देखते हैं हम लोग क्या है। तो एक मॉडर्न डेफिनेशन कहा गया है कि साइकोलॉजी इज द, मैंने ये पहले भी आपको बताया है बट अभी फिर से मैं आपको ये बता रही हूँ, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर and mental process. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है और एक ये मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और जो हमारा मेंटल प्रोसेस है उसके बारे में भी क्या हम करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हम देखते हैं कि नेक्स्ट है क्या है हमारा, तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का स्कोप इट डजंट मीन्स कि क्या क्या होता है, बट इट मीन्स कि हम कैसे किसी चीज़ को या किसी बिहेवियर को समझते हैं। पेशेंट अगर आता है तो पेशेंट्स के किस किस बिहेवियर को हम लोग समझते हैं, नर्सेस को किस किस बिहेवियर को खुद को सुधारना होता है या ध्यान रखने की ज़रूरतें होती है। तो साइकोलॉजिकल बेसिस पे हम यहाँ ये देखते हैं कि द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी involves understanding patient behavior, emotions and mental health to provide better care, ठीक है, तो क्या कह रहा है, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स, इसमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी स्कोप जो हमारा साइकोलॉजी का स्कोप्स है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ का हम ध्यान रखते हैं,
तो पेशेंट्स के बिहेवियर को हम सबसे पहले समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, उनके मेंटल हेल्थ कैसा है, वो कॉन्शियस वे में है या नहीं है, या उनके क्या इमोशंस है दैट टाइम जब वो एडमिट होते हैं, तो वो क्या गुस्से में है, बहुत रो रहे हैं या फिर डरे हुए हैं, किस कंडीशंस में है, उनको वो सब चीज़ों को पहले हमको समझना होता है। अगर इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो हम उनको बेटर केयर क्या कर सकते हैं, बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स केयर में फॉर पेशेंट्स केयर हम पेशेंट्स के केयर में क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, उनके जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनको हमको पहले समझना होता है, क्योंकि अगर आप उनके बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तो उनको आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग कॉन्शियस वे में आ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हंसते खेलते आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में हंसते खेलते नहीं आता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में उनके हमको क्या करना है, सबसे पहले बिहेवियर्स को जानना है कि पेशेंट किस कंडीशन में, उनके साथ अपना क्या करना है, कम्युनिकेशन क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कि लाइक ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो सिर्फ काम किए, इंजेक्शन दिए और आप निकल गए, नहीं, आप पेशेंट्स के बारे में पहले डील करोगे कि उनको है क्या, पहले से क्या प्रॉब्लम था, अभी कैसे हुआ, कुछ भी जो भी जिस कंडीशंस के लिए वो अगर हॉस्पिटल आते हैं तो उसको अच्छी तरीके से हम पहले देखते हैं कि या समझते हैं कि ये पेशेंट्स को है क्या, उनसे बात करते हैं कि पेशेंट्स आप पे ट्रस्ट करें, आप पे उनको भरोसा हो कि हाँ ये ठीक इंसान है। क्योंकि लोग का क्या होता है कि आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, इंजेक्शन लगा दे रहे हो, तो पेशेंट्स बहुत सारे क्या होते हैं पहले से डरे होते हैं, तो मे भी उसके वजह से और पैनिक अटैक्स उनको आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। तो पहले हम उनसे बात करते हैं कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। ठीक है, उनको क्या करना है, अगर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पेशेंट हंसते खेलते, पेशेंट जो बीमारी से लेके बीमारी को लेके आ रहा है, तो पेशेंट्स कभी भी हॉस्पिटल में हंसते खेलते नहीं आते, है ना, डरे हुए रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझे रहते हैं, किन्हीं को फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जिसके वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उनको इमोशनली सपोर्ट करना है। इट डजंट मीन्स कि आप उनको पैसा दो, आपसे जितना पॉसिबल हो अथॉरिटी के अलाउंस के अंडर में उतना आप क्या करोगे, उनको इमोशनल सपोर्ट भी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेशेंट एजुकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे नर्सिंग एजुकेशंस में, या फिर कोई भी हम ट्रीटमेंट या बेटर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो उसमें हम हमारा जो पेशेंट एजुकेशन है, एजुकेशन, ठीक है, पेशेंट का जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करता है। हाउ? तो पेशेंट अगर जब तक एजुकेटेड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट एजुकेटेड है उनको आप ट्रीटमेंट दोगे, और ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट अनएजुकेटेड है उनको आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि अनएजुकेटेड रहते हैं, बट आपका ये काम नहीं है कि आप ABCD उनको पढ़ाओ, बट आपका ये ज़रूर काम है कि आप पेशेंट्स को क्या करो, आप बताओ कि आपको क्या बीमारी है, तो आपका ये बीमारी डिटेक्ट हुआ है, आप उनको क्या मेडिसिन देने जा रहे हो, क्यों देने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, उन पेशेंट्स को बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में ऐसा तो है कि वो बात तो करने आती है पेशेंट्स को, या पेशेंट्स नहीं अनकॉन्शियस वे में, तो उनके अटेंडेंस से हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और उनके जो भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है या फिर जो भी आप बेसिक केयर्स भी दे रहे हो वो उनको पहले आप क्या करोगे, उस चीज़ों के बारे में बताओगे। ठीक है, हम देखते हैं फॉर द नर्सेज। ठीक है, कि अब नर्सेज को क्या क्या ध्यान रखने की नीड होती है, उस चीज़ों के बारे में अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या फिर खुद के, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग पेशेंट देखते देखते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत तरीके का प्रेशर आता है, तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का उस टाइम मेथड यूज़ करते हैं कि हमें जितने भी स्ट्रेस हो रहे हैं,
तो उसको पहले हम अपने काम में तो नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि काम में लाने से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक कहा जाता है ना, एक नाव पे दो पैर, दो नाव पे हम लोग सवार होके नहीं चल सकते। तो एक जो प्रॉब्लम है उसको पहले साइड रखना है, जिस काम के लिए हम वहाँ पे हैं वो काम को हम अच्छी तरीके से विथ पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग को काम करना होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस रहना है, हमेशा अवेयर रहना है कि कोई भी गलती हमसे ना हो, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहाँ पे कोई गलती अगर थोड़ी सी भी होगी तो हम किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हर एक चीज़ों के लिए हमेशा चौकन्ना रहना है, खुद के लिए भी कि कुछ निडल वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें ना हमें ना लग जाए। तो हर चीज़ ग्लव्स, पीपी किट, जो भी हमें वहाँ पे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड आफ्टर डैट क्या है, एथिकल डिसीजन मेकिंग। हमेशा हम कोई भी डिसीज़न लेंगे वो किसके बेसिस पे लेंगे, एथिक्स बेसिस पे होना चाहिए। हमारे जो अथॉरिटी हमें बोलता है कि ये डिसीजंस के टाइम पे क्या अथॉरिटी का काम है, जो अथॉरिटी बेस्ड हमारा डिसीजन होना चाहिए, हमेशा वही होना चाहिए। कोई भी डिसीजन हमारा पर्सनल बेसिस नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, कि हमेशा क्या करना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो अकेले काम तो आप इंडिविजुअली कभी काम कोई कर नहीं सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है कि हमेशा काम टीम वर्क में ही होना चाहिए, कभी भी सोलो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हमेशा टीम वर्क ही हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, है ना, कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, यूज कहाँ कहाँ है हमारे साइकोलॉजी का। तो फर्स्ट है हमारा एजुकेशन, सेकंड है हमारा मेडिकल फील्ड, लाइक मेडिसिन में भी यूज करते हैं कि मेडिसिन कैसे देते हैं, आइदर इसको हम लोग मेडिकल भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस, इंडस्ट्री, है ना। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स, नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। एक ये देख सकते हो मिलिट्री, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सब क्या है, बेसिकली एजुकेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। हमेशा आप देखते हो कि स्टूडेंट्स के भी लाइफ में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है, टीचर्स का भी ऐसा होता है। तो टीचर्स का क्या काम है, हमारा क्या काम है कि बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करना है, हमेशा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, काउंसलिंग करना होता है कि कभी किसी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आप क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा सोच रखना चाहिए कि जिससे आपके कैरियर के ऊपर असर ना हो। सेकेंड है आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल या मेडिसिन बेसिस पे, लाइक कि कहाँ कहाँ, जैसे मेडिकल लाइफ है, जैसे हमारा मेडिकल फील्ड है, इस फील्ड में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ये पूरा फील्ड में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। किसके बेसिस पे, पेशेंट्स के साथ, नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ। हम लोग साइकोलॉजिकली अगर प्रिपेयर्ड नहीं होंगे किसी काम के लिए तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज बिजनेस। बिजनेस या इंडस्ट्री में आप बोलोगे कि मेडिकल फील्ड का अभी बात चल रहा था, मैम बिजनेस कैसे आ गया। तो बिजनेस यहाँ पे इस तरीके से आया कि आप देखते हो कि बिजनेस में क्या होता है, दो पार्टीज क्या होती है, डील करती है किसी भी काम को फुलफिल करने के लिए। तो एक पार्टी अगर अपने तरीके से माइंड लगा के अपना क्या, जिसके कहा जाता है ना कि बिजनेस वही करता है जो दिमाग से काम सही करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आता है, बिजनेस में भी यूज किया जाता है अपना माइंडसेट, देखा जाता है किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, ये सब चीज़ कैलकुलेशन के साथ किया जाता है। तो बिजनेस भी हमारा साइकोलॉजिकल बेसिस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स देखते हो कि नेता हो गए, जो हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें क्या होता है कि एक से दूसरे लोगों को क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस बताते हैं कि आप मेरे को वोट दो तो हम ये काम करेंगे, आप मेरे को वोट दो तो हम ये काम करेंगे। हम पब्लिक का क्या होता है कि ठीक है इस बार हम इनको चांस दे के देखते हैं, अगर अच्छा काम रहा तो इनको हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर भी इनको ही वोट देंगे। तो ये किसके बेस, ये क्या है, माइंड टू माइंड वर्किंग हो रहा है। ये तो ऐसा नहीं है कि अब पर्सनल चॉइस है, ये क्या है पूरा ग्रुप के साथ है। पॉलिटिकल जो रहता है, जो पॉलिटिक्स में रहते हैं उनका भी एक ग्रुप होता है, जो पब्लिक है उनका भी एक ग्रुप रहता है। वो पूरे ग्रुप के साथ क्या किया जा रहा है, साइकोलॉजिकली माइंड एक्सचेंज किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनल्स देखते हो, क्रिमिनल्स के साथ भी आप बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी देखे हो कि एक सामने में क्रिमिनल्स को बैठाया जाता है और सामने में जो पुलिस रहते हैं वो लोग रहते हैं, तो उनके साथ या फिर जो आपके लॉ किए हुए थे क्रिमिनल्स क्या है कि नेक्स्ट आपका क्रिमिनल में क्या किया जाएगा, वैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आप कैसे डील करते हैं, उनके माइंड में क्या होता है, वो तो क्रिमिनल्स है तो उनका माइंड क्या है, गलत की ओर ही, नेगेटिव वाइब्स की ओर ही उनका दिमाग चलता है। बट आपको क्रिमिनल बनाया, आप पकड़े गए, पकड़ाया है वो क्रिमिनल, तभी वो क्रिमिनल कहला रहा है। उनसे हम क्या करते हैं, 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, उनसे पूछते हैं ऐसा आपने क्यों किया, कैसे हुआ, क्या सिनेरियो था, सब चीज़ें पूछते हैं। तो ये इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ साइकोलॉजिकली इस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका मिलिट्री। तो मिलिट्री में क्या होता है, जो मिलिट्री बेस्ड लोग होते हैं उनको भी साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना पड़ता है, इसलिए क्योंकि एक तो वो देश की रक्षा करते हैं, दूसरे अपने परिवार की रक्षा करते हैं। परिवार से जुड़ अलग होते हैं, जैसे स्टूडेंट भी अपने फैमिली छोड़ के आते हैं पढ़ने के लिए, है ना, तो वैसे में भी क्या होता है, लोग रोते हैं, इमोशनली डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन रहते हैं। तो उसी तरीके से मिलिट्री में भी क्या होता है, लोग अपने फैमिलीज को छोड़ के जाते हैं, तो उनको स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली स्ट्रांग होना रहता है, साइकोलॉजिकली माइंड से भी स्ट्रांग उनको होना पड़ता है, तभी वो देश की रक्षा के लिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कभी किसी भी पर्सन को अगर कुछ किसी तरीके का दिक्कत होता है तो हम उनके साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको सही चीज़ का ज्ञान देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है रेलिवेंस। अब रिलेटेड मतलब समझ लो, रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। सबसे पहले तो आपको खुद अपने आप को समझना होगा कि आप कितने कैपेबल हो किसी दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, दूसरे काम को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो पहले आप अपने आप को समझो कि आप कैसे हो, कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, सेकेंड हैंड आपका टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स। ठीक है, पेशेंट्स को आप क्या करते हो, पहले अंडरस्टैंड करते हो कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट कैसे माइंडसेट के साथ है। सेकेंड है आपका टू रिकॉग्नाइज, एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, ठीक है। तो ये सब क्या है कि पहले क्या कर लिया, आप खुद को समझे, उसके बाद आपका काम है क्या कि पेशेंट्स को आपको समझना है, उसके बिहेवियर्स को, उसके माइंडसेट को, है ना, ये सब चीज़ों समझना है। फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि पेशेंट आप क्या कर रहे हो, दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इट मीन्स आप दूसरे में देखोगे क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि आपको नॉर्मल बिहेवियर के बारे में ज्ञान होता है कि नॉर्मली क्या होता है, डेली लाइफ का जो भी हमारा रूटीन है अगर वो फॉलो हो रहा है तो इट मीन्स आप नॉर्मल बिहेवियर के साथ लिविंग कर रहे हो। बट अगर कोई डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अगर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, लाइक अगर कुछ घर में प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है उस टाइम पे
कि चीज़ें क्लासरूम में, आप क्लास के बच्चे हो, ठीक है, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके आप क्लासरूम में आ रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बट आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है और आपका ध्यान क्लास में नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसके क्लास में साथ में जो बैठते हैं या फिर जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनका ध्यान देखेंगे, उनका बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखेंगे। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा हंसमुख है और वो उस दिन बहुत ज़्यादा शांत है, चुप है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम उस चीज़ को नोटिस करेंगे कि यस, इसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, लोगों को भी क्या करना होता है, अलग अलग लोगों को भी पहचानने की समझबूझ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट, ये भी हमें इसमें सिखाया जाता है कि कभी भी कोई तरीके का भी प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो उसको रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, या किस तरीके से करते हैं। अगर आप क्लासरूम में हो, ठीक है, आपका क्लासरूम सिंपल एज दैट कि आपके कोई टीचर हैं, टीचर का कहीं जॉब लग गया या कहीं किसी कारणवश से आपको छोड़ना पड़ा उस टीचर को, तो आपका क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट्स का होता है कि नए टीचर आए हैं तो उनके साथ कैसे एडजस्ट करें। बट अगर माइंडसेट के साथ कि आपको पढ़ना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन कैसा पढ़ाया क्या नहीं, तो आप खुद भी मेहनत करोगे तो क्या करोगे, रीएडजस्ट उस टीचर के साथ हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। ये जब आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे तो आपको स्टडिंग में भी बहुत इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये हमारे स्टडी पर्पस के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है। अगर आप पॉजिटिव वाइब के साथ क्लास में बैठे हो, कोई भी आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं चल रही है, आपका माइंडसेट है कि मेरे को फर्स्ट आना है तो क्लास में आना है, तो फिर आपका जो माइंडसेट है वो आपको स्टडी में भी इफेक्टिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या मेथड से हम लोग इसको यूज करते हैं, तो लाइक आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। ये एक तरीके का मेथड है जिसमें आप खुद ही पहले आप खुद को ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये आपका है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसमें आप दूसरों को भी क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। जब तक आप दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको उनके बिहेवियर के बारे में पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल बिहेवियर के साथ है या एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स करते हो। कि लाइक होता है ना कि अगर बच्चा उदास बैठा और वो हंसमुख है तो टीचर क्या मेथड एक्सपेरिमेंट क्या करेगा कि जैसे वो नॉर्मली क्लासेस में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे तो दोबारा उनके साथ भी वो सेम इंटरेक्शन रखेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स नॉर्मली किया तो उनको लगेगा कि चलो ये फिर भी ठीक है, बट वो उनका जो शक है कि ये एबनॉर्मल देख के जो लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अगर वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें उनको वर्क देते हैं, कुछ चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। अगर उस चीज़ों में उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये नॉर्मल है, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो हम वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हम देखते हैं केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड। अगर किन्हीं कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं तो उनका हम केस हिस्ट्री जानते हैं कि आज से पहले ऐसा क्या हुआ या किस चीज़ों से लेके वो इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर। तो ये सब चीज़ क्या हम करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ों को जानने के लिए, बिहेवियर को जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओए नेचर
नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का एक्चुअली नेचर किस तरीके का होता है, कि कैसे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है या क्या करना होता है। तो द नेचर आप देख लो, लिखने के भी नीड हो तो आप लिख लीजिए इस चीज़ों को। द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज साइंटिफिक, जो कि पहले भी मैंने कहा है, ये एक साइंटिफिक नेचर, इसका नेचर जो है वो साइंटिफिक है एंड प्रैक्टिकल है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल, focusing on using the scientific study of the mind and behavior to provide holistic patient centered care। देख लो आप लोग, ये चीज़ें आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका ये है ना कि इसमें द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज साइंटिफिक, है ना। ये क्या, एक साइंटिफिक नेचर का होता है एंड प्रैक्टिकल। ये जब तक आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करोगे तब तक आपको साइकोलॉजी के बारे में, किसी के माइंडसेट के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा। इसमें क्या करते हैं, तो फोकसिंग ऑन यूजिंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, सेम एज दैट इज स्टडी करते हैं किस चीज़ का, माइंड का और बिहेवियर का। किसके लिए हमें स्टडी करेंगे, बेसिकली हम इस माइंड पे और बिहेवियर पे फोकस क्यों करेंगे, तो पेशेंट को बहुत अच्छी इवन जिस चीज़ में वो कंफर्ट फील करे वैसा कंफर्ट केयर उनको हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई हम उनको उनका माइंडसेट का और उनके बिहेवियर का स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसके 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से बनाइएगा। इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक प्योर है और एक अप्लाइड है, ठीक है। प्योर के अंदर में क्या है, तो प्योर में हम लोग देखते हैं कि जनरल साइकोलॉजी, जनरल आप साइकोलॉजी लिख लेना, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल, नेक्स्ट है आपका सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। फिर है आपका पारा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले में हम देख रहे हैं कि जनरल साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी में हम लोग 2 ब्रांचेस है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग प्योर साइकोलॉजी में देखते हैं कि जनरल साइकोलॉजी, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो जनरलाइज हम लोग जो डेली रूटीन के हिसाब से हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे साइकोलॉजी को यूज हम कहाँ करते, उसको हम जनरल साइकोलॉजी का नाम दिए हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम किसी का जो एबनॉर्मल जो जनरल साइकोलॉजी से हट के है, इट मीन्स अगर कुछ आपको डेली बेसिस या डेली रूटीन के हिसाब से अलग दिखता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजी यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन होता है कि सोशल इट मीन्स जो ग्रुप है, जो समाज है, उसमें सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि सबका एज गैप भी होता है, सब डिफरेंट काइंड ऑफ एजेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं सोशल में, लाइक सोसाइटी में, है ना। तो सोसाइटी में जब अलग अलग होते हैं तो सोशल एक ग्रुप का है, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी अवेलेबल होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइंड एंड बिहेवियर अवेलेबल होंगे, तो उनको हम वैसे साइकोलॉजी को हम लोग सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। पारा
पारासाइकोलॉजी वैसे कहते हैं जिनको माइंड रीडिंग आप लोग अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब्स वगैरह पे देखते होंगे कि जो अपना माइंड का प्रॉपरली, अगर आप सिर्फ माइंड को या बात करके अगर आप किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ों के बारे में अगर जान रहे हैं तो उसको हम लोग पारासाइकोलॉजी का नाम देते हैं। जियो साइकोलॉजी में यहाँ क्या होता है कि जियो साइकोलॉजी इन्वायरमेंट बेसिस पे होता है कि अगर इन्वायरमेंट से अगर कोई अफेक्ट होता है चीज़ें और उस वजह से उनका साइकोलॉजी लेवल, जो साइकोलॉजी स्टेटस है वो चेंजेस होता है, तो वैसे साइकोलॉजी को हम लोग जियो साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट बेस्ड पे होता है। अगर मान लो किसी तरीके का आपदा आती है, ठीक है, तो आपदा आने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें की लॉस हो जाती है, हमारे फैमिली मेम्बर से कनेक्शन टूट जाती है, तो उस टाइम भी इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम इसको वैसे कंडीशंस में हम इसको जियो साइकोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसे मैंने बोला था अप्लाइड का मतलब ही हो कोई चीज़ का अप्लाई होना। इट मीन्स ये कहाँ अप्लाइड हो रहा है, तो एजुकेशनल में, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो कल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, जो कि अभी आप एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक जान लो, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी था वहीं पे यहाँ पे है अप्लाइड, इसको अप्लाइड में हम लोग काउंट किए हैं। तो एजुकेशन में आपको पता है किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम बच्चों के साथ डील करते हैं, पढ़ाई में हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, उसके लिए हम जो जो काम करते हैं, वैसे साइकोलॉजी को हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर क्लिनिकल में हम अपना पेशेंट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम उनके पेशेंट के माइंड्स और उनके थॉट्स को हम लोग समझते हैं एंड आफ्टर दैट उनको हम केयर देते हैं। इंडस्ट्री में अगर कोई हमको पार्टी के साथ हाथ मिलाना है, लाइक कोई भी हम पार्टी को कोई काम दे रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं, तो उनके साथ हमको कैसे मैनिपुलेट करना है, उनके साथ हमको कैसे काम करना है, उनका ट्रस्ट कैसे जीतना है, तो उन सब चीज़ों को जब हम ये सब चीज़ें टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। और मिलिट्री का तो आप जानते हैं कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन कितना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है एंड उनको बहुत स्ट्रांग होने की नीड होती है। दैट्स वाई वैसे टेक्निक्स या वैसी जगह को हम लोग मिलिट्री साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि मिलिट्री में हमारा साइकोलॉजी इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप विथ अदर, जो आपका रिलेशनशिप्स है अदर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारा साइकोलॉजी क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे इंट्रो में मैंने कहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़, अगर हम पढ़ाई को 2 मिनट के लिए हटा भी देते हैं तो अभी हमारा पूरा ज़िंदगी साइकोलॉजी से ही जुड़ा होता है। तो उसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट से भी जुड़ा होता है, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे भी कि हमारा जो माइंड क्या है, किससे से रिलेटेड, माइंड क्या है, ब्रेन क्या, हमारे बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। हमारा बिहेवियर किससे आता है, इफेक्ट क्या चीज़ से होते हैं, तो हमारे वो भी क्या है, बायोलॉजी से ही रिलेटेड होता है। तो दैट्स वाई पहला क्या है हमारा बायोलॉजी, जिसमें हमारा ब्रेन है जो कि क्या करता है, वर्क करता है, एंड बॉडी क्या करता है, अफेक्ट करता है, और उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है, शो होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपका कल्चर, ठीक है, इसमें कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हम किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट है आपका नर्सिंग। नर्सिंग में तो आपको पता है कि हम अपने माइंड का यूज करते हैं, माइंड से रिलेटेड हम बात करते हैं और पेशेंट को उसी के हिसाब से हम उनका केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, जिसमें जो लोग एजुकेटेड नहीं भी होते हैं उनको भी विथ कम्युनिकेशन हम पढ़ाते हैं और उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है आपका अंडरस्टैंड पेशेंट्स इमोशन एंड बिहेवियर, ठीक है। कम्युनिकेट बेटर, कम्युनिकेशन जो है वो हम किसके साथ रखते हैं, हम पेशेंट्स के साथ और उनके अटेंडेंट के साथ भी रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हेल्प किसके लिए करता है कि पेशेंट्स के इमोशन और बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है एंड हम उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे किस तरीके से कर रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरीके से कर रहे हैं उस पर ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोवाइड केयर, किसका, तो माइंड एंड बॉडी, इसका केयर भी हम देखते हैं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैसे उनके प्रेशर को या स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, उस चीज़ पे भी है कि स्ट्रेस, ग्रीफ, किन्हीं का कुछ लॉस हो जाता है या फियर ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट्स का फियर होता है उसको भी क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जिसकी साइकोलॉजी के बेसिस पे हम क्या करें, किसी पेशेंट्स का हम स्ट्रेस कैसे कम करते हैं, उनका जो ग्रीफ है, ग्रीफ का मतलब ये होता है कि उनका कुछ किसी तरीके का जो जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस चीज़ का वो लॉस हो जाता है उनका, तो उस लॉस को हम, उस प्रोसेस को हम ग्रीफ बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। डेवलप, इससे हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, तो डेवलप गुड नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है कि जब ये सारी काम पे हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट के साथ और नर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप यहाँ पे ये है कि पेशेंट नर्सेस पे ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, वो कोई भी काम में उनको बाधा नहीं आने देते हैं, ठीक है। नाउ एंड द लास्ट, applied psychology in everyday life, applied psychology in everyday लाइफ, हमारे दिन भर के दिनचर्या जिसको बोल सकते हैं, जो हमारा डेली लाइफ का जो शेड्यूल होता है ना, उस टाइम पे हम साइकोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं ये हम लास्ट में देखते हैं। तो पहला इसमें हम क्या देखते हैं कि सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम कभी आता नहीं है, आप अगर खुद भी एनालाइजिंग करोगे तो आपको डेली एक ना एक प्रॉब्लम रहता ही रहता है, वो चाहे छोटा प्रॉब्लम हो चाहे कभी बड़ा प्रॉब्लम हो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं और वो सॉल्विंग किसके हेल्प से करते हैं, हम अपने साइकोलॉजी के हेल्प से करते हैं, अपने माइंड का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेकिंग डिसीजन। कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई अच्छा चीज़ भी हो, लाइक कोई सेलिब्रेशंस भी करना है तो उसमें किस तरीके से डिसीजन लेना है उसका भी हम ध्यान रखते हैं। हमारे स्ट्रेस ऑब्वियसली आएंगे ही, जब प्रॉब्लम आएंगे तो उसको भी जो कम कर रहे हैं हम वो किस डेली कर रहे हैं। तो स्ट्रेस को तो ऐसा नहीं है कि हम कलेक्ट करते हैं, स्ट्रेस हम डेली अपना कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन स्ट्रेस,
नेक्स्ट आपका क्या है कि इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। जैसा कि आपको मैंने बताया कि साइकोलॉजी का आप हमेशा अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो आपके रिलेशनशिप्स भी जो रहेंगे, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, वो हमेशा अच्छा ही बनता रहेगा। फिर लास्ट है आपका मैनेजिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को क्या करते हो आप? मैनेज करते हो, क्योंकि आपको डेली लाइफ अपना स्पेंड करना ही करना है। कभी आप अपने लाइफ को बीच में अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको मैनेज करके ही चलना है। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, अपने पेरेंट्स से शेयर करना है, अपने टीचर से शेयर करना है, जिनके साथ भी आपको कंफर्ट फील होता है, जिनको आपको लगता है ये इनको बता देना चाहिए ये बातें, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, तो उनको आप ये बात शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी साइकोलॉजी की पूरी इंट्रोडक्शन थी। अब बेसिकली यही हम जानना चाहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी था वो तो आपका खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारे एक ही चीज़ जानिए, साइकोलॉजी है जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। उनके बिना हम, उस चीज़ों के बिना हम आगे लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हमेशा साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है चीज़ों को सॉल्व करने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में, अपने लाइफ को आगे चलाने में। तो आप खुद भी साइकोलॉजी को अपने लाइफ में एक पॉजिटिव वाइफ की तरह आप अपने आप में इसको इनबिल्ट कीजिए और दूसरों को भी, दूसरे के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और समझाइए। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।